चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट एनपीओ चैप्टर का। ठीक है, उसको हम एक स्टेटमेंट के थ्रू भी करते हैं और अकाउंट बना कर भी करते हैं। हम दोनों ही पॉइंट सीखेंगे। पहले हम स्टेटमेंट सीखेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि उसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आप लोगों को ही हेल्प करनी होगी अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं सब्सक्रिप्शन क्या होता है। बच्चे एक एनपीओ के अंदर जो हमारे फाइनल अकाउंट के पार्ट होते हैं, मैं लिख के आपको समझा देता हूं थोड़ा बहुत। ठीक है, एक एनपीओ का जो फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है वो क्या होता है। इसके फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। ये हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा हो जाता है बैलेंस शीट। समझना पॉइंट को। हमारे एनपीओ के अंदर फाइनल अकाउंट होते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये पॉइंट समझते हैं बच्चे। ड्यूरिंग द ईयर, ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट का मतलब है जनरली जो एट द एंड ऑफ द ईयर हम बनाते हैं। ये पूरे साल नहीं बनता है। जब पूरा साल खत्म हो जाएगा तो पूरे साल के अंदर जितने भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, जितने भी हमने चीजें बनाई होती हैं, उससे हम क्या करते हैं, चीजों की हेल्प लेते हैं। जितने भी हमने लेजर अकाउंट, जर्नल एंट्री बनाए हैं, तो वहां से हेल्प लेकर ये 3 अकाउंट्स हम बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या चीजें हैं बच्चे। ड्यूरिंग द ईयर हमने ना, जब भी एक एनपीओ को कुछ भी पैसा मिलता है या फिर एनपीओ के पास से पैसा जाता है, तो उसके लिए हम एक रिसिप्ट से कैश बुक बनाते हैं, जो कि आपने जनरली पढ़ा हुआ है। जो कैश बुक बनती है वो ड्यूरिंग द ईयर बनती है, यानी पूरे साल बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। पैसा आएगा तुरंत उसमें एंट्री। एक दिन में 10 बार पैसा आएगा तो 10 बार एंट्री होगी उसके पास, 10 बार अलग अलग जगह से। और एक दिन में अगर मान लो 10 बार कहीं पेमेंट हो रही है तो 10 टाइम्स हम उसकी एंट्री पास करेंगे कि कहाँ कहाँ पैसा गया। ठीक उसी तरीके से अगर पूरे साल को हम काउंट करें तो वहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हो जाती हैं। तो कैश बुक की एक थोड़ी सी हमारे साथ एक प्रॉब्लम, एक ड्रॉबैक आ जाता है कि वहाँ से अगर हम फाइनल अकाउंट बनाएं तो हमें बड़ा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और उनको हमने हर महीने सैलरी पे करी है, तो कैश बुक के अंदर वो 12 टाइम्स नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हर महीने पे करी है, एक साल में 12 महीने होते हैं। हमने मान लीजिए कहीं पे रेंट कहीं पे करा, वो 12 टाइम्स नजर आएगा। कहीं पे कन्वेंस चार्जेस हमने अगर पे करा है तो वो पता नहीं कितनी बार नजर आएगा, क्योंकि जितनी बार गए होंगे वो तो जरूरी नहीं है कि महीने की एक बार गया होगा, है ना। तो जितनी बार भी आना जाना ट्रेवलिंग का एक्सपेंस आया होगा उतनी बार नजर आएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उस सारी चीजों से हम फाइनल अकाउंट बनाना थोड़ा हमारे लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए हम कैश बुक की एक समरी बना लेते हैं। किसकी समरी? हम कैश बुक जो होती है ना, कैश बुक की एक समरी बनाते हैं। और उस समरी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? उस समरी को हम जानते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है इसके अंदर? जो कैश बुक होती है, जो कई बार हमने पेमेंट करी है, उसका नाम तो एक ही होगा ना। जैसे हमने सैलरी पे करी है तो भले ही 12 टाइम्स हमने सैलरी पे करी है, लेकिन नाम तो उसका सैलरी है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल एक बार लिखते हैं सैलरी और उन सबको ऐड करके एक बार लिख देते हैं। ठीक है, उसी के अंदर अब एक पॉइंट समझना, और अच्छा पॉइंट क्या बच्चे, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है। अच्छा सर, सब्सक्रिप्शन होता क्या है बच्चे? किसी भी एनपीओ को रन करने के लिए, मान लीजिए एक एनपीओ है, एक संस्थान है, इसके ना कुछ मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स वो होते हैं जो ये स्टार्ट करते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि बाहर से हमें डोनेशन मिले या ना मिले। ठीक है भाई, बाहर से हम किसी के ऊपर कंपल्सन तो लगा नहीं सकते कि नहीं आप आओगे तो आपको डोनेशन देना ही पड़ेगा। ये मेंबर्स ही कहते हैं कि अगर बाहर से डोनेशन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक, लेकिन इस एनपीओ को रन करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने प्रॉमिस करा, लेट्स से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 मेंबर्स हैं, है ना। ये 20 मेंबर्स हैं और सारे मेंबर्स ने प्रॉमिस करा कि 20 मेंबर्स जो है वो हर महीने नहीं, ईयरली मान के चल लेते हैं, वो हर साल 5,000 रुपए देंगे। और टोटल यहां से हमें कितना पैसा रिसीव हो जाएगा? हमें टोटल यहां से 1 लाख अमाउंट रिसीव हो जाएगा, 1 लाख रुपए रिसीव हो जाएगा, जिससे कि जो एनपीओ है उसकी काफी हेल्प हुआ करेगी। ठीक है, इसके जितने भी बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो सारे हम यहां से मीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड मेंबर्स हैं और वो जो एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, इसको ही हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मेंबर्स के लिए ये अमाउंट जो है वो ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी है, उन्हें पे करना ही पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 5,000 और ये जो इनकम इनको रिसीव हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम मानी जाती है। ये होता है सब्सक्रिप्शन। ये मेंबर्स जो हैं, जो एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं 5,000 का,
जब ये पैसा देंगे तो वो सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अगर ये अपनी पॉकेट से कुछ और डोनेशन देना चाहते हैं तो वो सिंपल डोनेशन मानी जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, वो जनरल डोनेशन दे रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफिक काम के लिए दे रहे हैं। स्पेसिफिक दे रहे होंगे तो वो भी हम देख चुके हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, ठीक है। और जनरल डोनेशन है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे भी यूज कर सकता है, और जो वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है जब वो देंगे तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। सब्सक्रिप्शन का फंडा बस इतना है। अभी आगे समझना थोड़ा प्रॉब्लम क्या आता है भाई। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बुक की समरी होती है, तो कैश आएगा तो यहां पे लिख देते हैं और कैश जाएगा तो लिख देते हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पैसा लिखा हुआ है वो इस साल का है, अगले साल का है या पिछले साल का है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें टाइम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ता है कि पैसा मिला है नोट कर दो, नहीं मिला है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बच्चे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ना, ये हमारा अक्रूवल बेसिस पे बनता है, ये हमारे ड्यू बेसिस पे बनता है। ड्यू का मतलब ड्यू हो गया तो लिख दो उसको, अक्रू और ड्यू होते ही उसको लिख दो। बात समझ में आई, भले ही पैसा मिले ना मिले। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए ये जो स्पेस है ये हमने रेंट पे ले रखी है और हमने 11 मंथ का रेंट पे कर दिया और 1 महीने का रेंट नहीं पे करा। भाई खर्चा हुआ या नहीं हो गया, आपने उसको यूज कर लिया, एक्सपेंडिचर हो गया। याद से सुनना, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नजर आएगा, यहां पे नजर आएगा 11 मंथ का जो हमने रेंट पे करा है वो। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो यहां पे हमें यह देखना होता है कि हमें सरप्लस है या फिर हमें डेफिसिट हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जो हम लिखेंगे, हम यहां पे पूरे 12 मंथ्स का एक्सपेंडिचर लिखेंगे, भले ही वो आपने पे किया हो चाहे ना पे किया हो, इस बात से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं क्या है कैसे है। ये जो 20 मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रॉमिस करा है कि वो 5000 देंगे, ठीक है। हो सकता है कि यार हर बंदा पैसा ना दे पाए, कभी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ एक बंदे एक्स्ट्रा में पैसे दे दें, अगर नीड होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा तो इन्होंने कह दिया ठीक है तुम एक्स्ट्रा में ले लो, मैं नेक्स्ट ईयर आपको पैसे नहीं दूंगा। ये चीज भी हो सकती है। बात समझे? तो इन सभी कैलकुलेशंस को हमें समझना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इस एग्जाम्पल को याद रखना, यहीं से हम सारी चीज करेंगे कवर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी पैसा हमें मिला होगा वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आ रहा होगा, है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, मैं यहां पे कुछ एक कीवर्ड्स हैं जिनको हाईलाइट करूंगा तो आप प्लीज उस पर फोकस करना। मैंने यहां पे लिखा है अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब इस साल में जो मिला है। भाई 20 मेंबर्स हैं और उन्हें 5000 के हिसाब से पैसे देने थे, कितना 1 लाख। इतना मिलना चाहिए था लेकिन कायदे में हमें इतना पैसा नहीं मिला। हमें मिला है कितना, 96,000। हम मान के चल लेते हैं कि हमें 96,000 मिला है। क्यों, इसमें से किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया वो भी आगे हम समझेंगे। बच्चे याद रखना, इसके अंदर ना हम 2 चीजें ऐड करते हैं और 2 चीजें लेस करते हैं। अच्छा सर रटना ही है? बिल्कुल भी नहीं रटना है। इन सब का मैं आपको अभी रीजन बताता हूं, कौन सी 2 चीजें ऐड करनी है, कौन सी 2 चीजें लेस करनी है और क्यों करनी है। बच्चे ये जो मुझे 96,000 मिला है, मैंने यहां पे अभी एग्जांपल लिया ना कि हम मान के चल लेते हैं कि हमें 96,000 रुपीज मिला है ना। हो सकता है, क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज नहीं है कि इसके अंदर कुछ पैसा ऐसा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में बता देता हूं। इन 20 मेंबर्स के अंदर मैं 4 लोगों को इंक्लूड कर लेता हूं। आपने कई बार सुना होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये वही वाले 4 लोग हैं। कौन कौन? A, B, C and D। ये 4 लोग हैं। 5000 इसको पे करना था, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब समझना थोड़ा प्रैक्टिकली कि A ने क्या करा। भाई A ने पिछले साल मुझको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, पिछले साल ए ने क्या करा था, मुझे एडवांस पैसा दे दिया था। इसने एडवांस दिया था इन प्रीवियस ईयर। अच्छा एक बात बताओ, ए ने जब पिछले साल मुझे कुछ एडवांस पैसा दे दिया होगा, यानी कि एनपीओ को,
इसे प्रीवियस ईयर में कितना पैसा देना था, इसको पिछले साल देने थे 5,000 रुपए। क्यों? हर मेंबर की इतनी ऑब्लिगेशन है। लेकिन इसने 5,000 की जगह पर इसने हमें 8,000 दे दिए थे, 8,000 रुपए दे दिए थे। बात समझे? यानी 3,000 रुपए इसने हमें एक्स्ट्रा पे करे थे। अब समझ लो, तो इसने करंट ईयर में कितना पे किया होगा? सर इस साल का इसका बनता है 5,000, 5,000 में से ये 3,000 तो ऑलरेडी पिछले साल में दे चुका है, यानी 2,000 बचे। इसने इस साल सिर्फ 2,000 रुपए ही दिया होगा। अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, इसने मुझे दिए 2,000 है, किसने? ए ने। लेकिन कायदे में मेरे को इससे लेना कितना था? एक पॉइंट समझना, मेरी इनकम कितनी बनती है? बच्चे इनकम तो 5 बनती है ना, ये अलग बात है। मैं 3,000 रुपए ऑलरेडी ले चुका था। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना मेरी इनकम ही खाली 2 थी। मेरी इनकम 5 थी, 5 में से मैं 3 एडवांस ले चुका था, 2 इसने मुझे दिए थे। ध्यान से समझना बच्चे, जो 2,000 मुझे मिले हैं वो इस 96,000 के अंदर इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है। बात समझ में? ये है अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और ये कहां पे नजर आता रहता है? ये ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हमने अमाउंट उठाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये बताता है कि इस बार मुझे कितना पैसा मिला है। तो जो मुझे टोटल अमाउंट मिला है ना, उसके अंदर ए का 2,000 इंक्लूडेड है, 3,000 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड? क्योंकि वो 3,000 रुपए ऑलरेडी पिछले साल मुझे दे चुका है। बात समझें? अच्छा एक बात बताओ, भले ही वो पैसा उसने मेरे को प्रीवियस ईयर में दे दिया था, लेकिन वो 3,000 जो इनकम है वो है तो इस साल की। आई बात समझ में? तो वो 3,000 रुपए को हम यहां पे ऐड कर देंगे। किस नाम से? एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। बच्चे ये याद रखना, ये प्रीवियस ईयर, रिसीव इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, ये कीवर्ड है। कीवर्ड सर क्यों? बच्चे बहुत ध्यान से समझना, हमें क्या उठाना है कि मेरी इस बार की इनकम कितनी है। इस बार की इनकम के लिए हमें कैसे समझना पड़ेगा? अच्छा मान लो कि ए ने पिछले साल मुझे कुछ एडवांस दिया होता, बहुत ध्यान से सुनना, उसने पिछले साल में कुछ एडवांस दिया होता, और वो उसने एडवांस दिया होता, कुछ एडवांस तो करंट ईयर के लिए, मतलब इस साल के लिए, और कुछ एडवांस उसके अगले साल के लिए भी। तो क्या अगले साल वाला भी मैं नोट कर लूंगा? नहीं सर, हम लिखेंगे एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में मिला, और प्रीवियस ईयर में जो एडवांस करंट ईयर के लिए मिला था, फॉर करंट ईयर, यानी कि जो इस साल के लिए एडवांस मिला था उसको हम कंसीडर करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस स्टेटमेंट को लिखते समय यहां के वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। अगर आप यहां पे गड़बड़ करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। जो करंट ईयर के लिए मिला है सिर्फ वही लिखना। हो सकता है कि ABCD तो होगा ई, मैं ई की बात मान लेता हूं। मान लो ई ने प्रीवियस ईयर में ना हमें 12,000 रुपीज दिए थे। 12,000 क्यों दिए थे? 5,000 तो पिछले साल के थे, 5,000 इस साल के थे, और उसने 2,000 अगले साल के भी दे दिए थे। यानी कि पिछले साल उसने जब एडवांस दिया था तो कितना एडवांस दिया था सर? 12 दिए थे, जिससे से 5,000 तो पिछले साल के ही थे, वो तो खत्म हो गया। उसने 7,000 एडवांस दिया था। क्यों? 5,000 इस साल के लिए और 2,000 अगले साल के लिए। टोटल कितना हो जाएगा? 7,000। तो ध्यान से सुनना, जब आप यहां पे ऐड करोगे तो कितना ऐड करोगे? 5,000 करोगे या 7,000 करोगे? ध्यान से सुनना, आपकी करंट की इनकम कितनी है? इस साल की इनकम कितनी है? 5,000 है या 7,000 है? सिर्फ 5,000 है, क्योंकि हमें ईयरली 5,000 लेना है। ठीक है, तो यहां पे उसने कितना पे करा है हमें? 12। तो 12 में से 5,000 तो उसका पिछले साल का ही हो जाएगा। बचे कितने? 7 में से 5,000 करंट ईयर का है, तो करंट ईयर वाले को हम यहां पे ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस साल ये हमें मिला नहीं होगा। मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया और कुछ नहीं, आप इसको फिलहाल भूल जाइए ई को। ठीक है ना? आगे आते हैं। मैंने अभी आपको बताया एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। बच्चे यहां पे एक पर्सन है, कौन? बी जो है ना, उसने इस साल पैसा ही नहीं दिया। इसने एक भी पैसा नहीं दिया। सर क्यों नहीं दिया इसने पैसा? हो सकता है इसकी कोई भी मजबूरी रही होगी। बात समझे? हो सकता है इसकी कोई भी मजबूरी रही होगी, इसके पास पैसा नहीं होगा। वैसे ही कोरोना चल रहा है, आप सबको पता है ना? तो थोड़ा ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये पैसा नहीं दे पाया। भले ही ये पैसा दे या ना दे, जब हम कहीं से पैसा कमा लेते हैं तो हम उसकी इनकम तो मान लेते हैं, जैसे ही पैसा ड्यू होगा। तो हम, इसने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब इस 96,000 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा रिसीव हो चुका है। एज पर किसके थ्रू? मतलब किस अकाउंट के थ्रू? ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर हमें पता चला है कि हमें इतना पैसा रिसीव हो चुका है, लेकिन रिसीव के अंदर इसका अमाउंट तो होगा नहीं।
लेकिन इसका जो 5,000 रुपए वो मेरी इनकम है या नहीं है, वो मेरी इनकम है। तो यहां पे हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आएगा। यहां पे कई बार लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। बच्चे उस पॉइंट को मैं तभी चल के आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो पॉइंट ना कई बार गलत हो जाता है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट उसका समझाऊंगा, अभी समझना आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है वो भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग है, चलिए मैंने इसका माना था कितना, एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल में हमें 3,000 एडवांस हुए थे, किसके, ए के। और इसके अलावा इसका कितना आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, जरा बताइए आप लोग, 8, 1,04,000। दो चीजें लेस भी करेंगे, कौन सी दो चीजें लेस करेंगे भाई, हो सकता है कि सी, जो सी है इसने ना, बहुत ध्यान से सुनना, सी ने पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में हमें पैसे कम दिए थे। कितना पैसा कम दिया था भाई, इसका बना था 5,000 रुपया, लेकिन इसने पिछले साल जो है सिर्फ 4,000 रुपए दिए थे। क्यों, इसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो 1,000 रुपए दे नहीं पाया था, तो इसने कहा था मेरे से नेक्स्ट टाइम ले लेना। हमने कहा ठीक है, इसने क्या कहा था कि नेक्स्ट टाइम ले लेना, हमने कहा ठीक है आप 4,000 दे दो। जब इसने पिछले साल 4,000 दिए थे तो हमने 4,000 रख लिए थे, 1,000 इसने दिया नहीं था, लेकिन पिछले साल मैंने इनकम कितनी मानी होगी, पूरी 5,000 मानी होगी, है ना। अगला पॉइंट समझना भाई, इसने जब इस साल मुझे पैसे दिए तो 5,000 तो करंट ईयर के दिए और 1,000 पिछले साल का भी मुझे इसने इसी बार दे दिया। एक बात बताओ, इसने दिए भले ही मेरे को 6,000 है, लेकिन क्या मेरी इनकम करंट ईयर की 6,000 थी, नहीं। मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी मानी जाएगी, सी के अगेंस्ट में सिर्फ 5,000 रुपए मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट ईयर का उसका 5 बनता है, 1,000 तो इसने पिछले वाला दिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो ना आप लोग, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स कहीं पे जॉब करते हैं, उनकी इनकम है कितनी, 10,000। बात समझे, पिछले महीने उनको 8,000 मिले थे और इस महीने उनको मिल गए कितने, 12,000। तो क्या इस महीने की सैलरी उनकी 12 हो जाएगी, नहीं, उनकी सैलरी तो 10 ही थी। वो जो पिछले साल का रुका हुआ, पिछली महीने का जो रुका हुआ पैसा था वो इस बार आपको मिल गया, ठीक है ना। इस तरीके से अब इसने दिए भले ही 6 हैं, लेकिन मेरे लिए इनकम कितनी है, 5। लेकिन एक बात बताओ, इसने जब 6,000 दिए होंगे, वो अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर के इस साल मिले हैं, इसके अंदर वो 1,000 जुड़ा हुआ है, लेकिन वो 1,000 मेरी इनकम नहीं है। 6 में से 5 तो है इस इनकम, वो पूरे के पूरे 6,000 जुड़े हुए हैं, तो 5 तो इस साल की इनकम है, इसके अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो 1,000 जो है वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट, यानी कि अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव्ड, है ना। ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। सर ये क्यों, इस पूरे को मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। इसका मतलब क्या है कि आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का और वो करंट ईयर में रिसीव हुआ है। इसके मतलब इसके अंदर जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो हम उसको हटा देंगे। सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप, अलग से क्यों ऐसे समझा रहे हो बच्चे, इसलिए हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकली सोचना, बहुत प्रैक्टिकली हो सकता है कि ये जो इसने पैसे दिए हैं, किसने, सी ने, मैंने अभी सी का एग्जांपल लिया था ना, सी का एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं। इसने कितना दिया, 6,000। क्यों, इसने दिया है 5,000 प्लस 1,000। इसने ये तो दिया है करंट ईयर का, ये है प्रीवियस ईयर का, है ना। अब ध्यान से सुनना, हो सकता है कि अगर मान लो इसने खाली मेरे को 5,500 दिया होता, इसने कहा होता कि 5,000 तो इस बार के पकड़ लो और 500 पिछली बार के पकड़ लो। ध्यान से सुनना, इसके पिछले साल रहे कितने थे पैसे, इसके पिछले साल ना 1,000 ठहर गए थे, लेकिन उसमें से इसने सिर्फ मुझे 500 रुपए दिए, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 1,000 लिखोगे, 500। ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग कितना है प्रीवियस ईयर का, सर 1,000। कह रहे रिसीव इन करंट ईयर, करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है, सर सिर्फ 500, तो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ 500 ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि भाई जो पैसा मिला ही नहीं वो इसके अंदर जुड़ा ही नहीं है, और जब जुड़ा ही नहीं है तो आप उसको माइनस क्यों करोगे। बात समझें, इसलिए पॉइंट याद रखना कि पिछले साल का जितना भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उस पूरे को आप यहां पे लेस मत कर देना।
प्रीवियस ईयर का जितना भी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा पूरे को लेस मत करना, उसमें से जितना मिल गया होगा सिर्फ उसी को आपको लेस करना है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को रब कर देता हूं यहां से। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं कितना, हम मान के चल रहे हैं कि 1000 ठहरा था और एक का 1000 इसने पूरा पूरा हमको इस साल दे दिया है। ठीक है, तो 1000 हम यहां से माइनस कर देंगे। और अब क्या करेंगे, अब मान लो डी अब क्या कहते हैं, एनपीओ में पैसे रिसीव हो नहीं रहे थे, हमने कहा कि यार पैसे की शॉर्टेज पड़ेगी, हमने कहा डी के पास बहुत पैसा है, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांग लेते हैं। तो हमने डी से कहा भाई कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दो। उसने कहा यार एक्स्ट्रा तो मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, बहुत हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है तो मेरे भी हाथ थोड़े बहुत तंग चल रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोगों की थोड़ी हेल्प मैं कर दूंगा, थोड़ा बहुत एडवांस दे दूंगा। हमने कहा कुछ तो दे दो। इसने कहा कि ये लो 5 की जगह आप 8000 पकड़ लो। इसने हमको कितना पैसा दिया, 8000 रुपये दिया, 8000। बच्चे 8000 में से 5000 तो मेरी इनकम ही है ना। इसने 3000 एडवांस दिए, इसने करंट ईयर में 3000 एडवांस दिए, और करंट ईयर में जो एडवांस मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, अगले साल के लिए मिलेगा। बच्चे जो अगले साल का पैसा मुझे अभी मिल गया, क्या वो मेरी इनकम बन चुकी है? नहीं सर, वो तो मेरी इनकम बनी नहीं है। इनकम नहीं बनी है बट वो पैसा तो मिल चुका है ना, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इसके अंदर जुड़ा हुआ है। आप यहां से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, एडवांस रिसीव इन करंट ईयर फॉर एनी ईयर। भाई करंट ईयर में जो एडवांस मिलेगा वो पिछले साल के लिए तो मिलेगा नहीं, करंट ईयर में एडवांस मिलेगा अगले साल के लिए, फिर उसके अगले वो किसी भी साल के लिए मिले, हमें इतना पता है वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, हम उसको कर देंगे डिडक्ट, 3000 यहां से लेस कर देंगे। तो भाई ये दो लेस कर देंगे तो यहां पे क्या निकल के आ जाएगा कि हमारी करंट ईयर की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए है, जो कि हमारी कायदे में आनी चाहिए थी। मैंने सिंपल एग्जांपल लिया था, वैसे ही मैंने फिट कर दिया कि मेरा 1 लाख आंसर है। अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं भी ये सारा पॉइंट ना आपको एक अकाउंट के थ्रू समझाना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन मैं उसके अंदर ना ये अमाउंट फीड नहीं करूंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? बच्चे अमाउंट इसलिए फीड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने एग्जांपल कुछ और उठाया है और ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ आपको अकाउंट, फिलहाल मैं आपका सिर्फ फॉर्मेट समझा देता हूं, फॉर्मेट बनेगा कैसे, ठीक है। और जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको मैं आपको दोनों तरीके से करके समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक क्वेश्चन आपके पास रेडीमेड लिखा नहीं होएगा, मैं यूं ही क्वेश्चन बीच बीच में चेंज करता रहूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है, क्या ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? बात समझे, इसका नेचर क्या होता है? इसका डेबिट नेचर होता है या इसका क्रेडिट नेचर होता है? ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। आप लोग मुझे बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। सुनिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत ध्यान से सुनना, कैसे स्टार्ट होगा कैसे नहीं होगा, आपको आसान बनाने के लिए मैं समझा रहा हूं आगे के पॉइंट जो है, ठीक है ना, कि अकाउंट आप बनाओ तो कभी आपको प्रॉब्लम ना आए। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। बच्चे, आपने कभी डेटर्स अकाउंट बनाया है? डेटर अकाउंट क्या होता है? डेटर अकाउंट सर, डेटर अकाउंट वो होता है जिसको हम उधार पर सामान बेचते हैं, यानी कि कायदे में हमें उससे पैसा लेना होता है ना, लेकिन वो पैसा नहीं मिलता है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम उसको क्या मान लेते हैं, अपना एसेट्स मान लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने राम को सामान बेचा और राम ने पैसे नहीं दिए, तो आप राम को क्या कर लेते हो, डेटर बना लेते हो। और जब राम का अकाउंट बनाओगे, यानी राम का पर्टिकुलर अकाउंट तो बनेगा नहीं, वो तो डेटर में आप ले जाके करोगे, है ना। तो जब डेटर अकाउंट आप बनाओगे तो बच्चे डेटर को ना आप हमेशा, जैसे मान लीजिए डेटर अकाउंट है तो उसको आप यहां से डेबिट से स्टार्ट करोगे, क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट होता है। आपके लिए वो इनकम है और इनकम आपकी रिसीव नहीं हुई है, आपके लिए एसेट बन जाता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में नजर आता है। ठीक उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, समझना, सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए इनकम, ठीक है बच्चे, इनकम। और इनकम
मान लो कि मुझे किसी से पैसा लेना है लेकिन उस बंदे ने अभी मुझे पैसा नहीं दिया है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए एसेट्स बन जाता है। बच्चे इनकम का रूल क्या होता है कि अगर आपको किसी से वो पैसा रिसीव करना है बट रिसीव नहीं हुआ है तो सामने वाले को आप डेटर बना लेते हो, उसका नेचर डेबिट हो जाता है। याद रखना यहां पे सबसे पहले आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, किसका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और इसका क्लोजिंग कहां पे आ जाएगा, यहां पे बाय बैलेंस सीडी, यहां पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बड़ा सिंपल है बच्चे, पैसा नहीं मिला था तो हमने उसको डेटर बना लिया। भाई कुछ मेंबर्स मेरे ऐसे होंगे, क्या कुछ मेंबर्स मेरे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल में मेरे को एडवांस पैसा दे दिया होगा, है ना। कुछ मेंबर्स मेरे कैसे होंगे जिन्होंने पिछले साल, जैसे अभी हमने सी का एग्जांपल लिया था, ये रहा 1000 रुपये, उसने पिछले साल एडवांस में दे दिया था। बच्चे अगर किसी मेंबर ने मेरे को एडवांस में पैसा दे देते हैं तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जितना मुझे एडवांस मिलाएगा उसके लिए इनकम मेरे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। उसका नेचर कहाँ से शुरू होगा, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ पे भी आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, किसका, ये ओपनिंग एडवांस होगा। आप इसको ओपनिंग एडवांस के नाम से भी लिख सकते हो। ओपनिंग एडवांस का मतलब साल के शुरुआत में इतना पैसा एडवांस में मेरे पास पड़ा हुआ था, है ना। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, इसके अंदर अब देखते हैं क्या आएगा। अगर ओपनिंग इधर आया तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, यहां पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग एडवांस। साल के लास्ट में जितना भी एडवांस होएगा वो सब आ जाता है अपोजिट साइड में, ठीक है। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट मुझे जब मिलेगा तो मैं उसकी क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा। बच्चे ड्यूरिंग द ईयर अगर अकाउंट मुझे अमाउंट रिसीव होगा तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और यहां पे क्या आ जाएगा, बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बात समझें, जैसे ये 96,000 ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है ना, वो 96,000 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर, खैर लास्ट में ही हम ये सारी चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एट लास्ट हम क्या करेंगे, इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ड्यूरिंग द ईयर की हमारी इनकम कितनी है वो अपने आप पता चल जाएगा। यहां पे आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात समझ आ रही, जितना भी हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा वो सब कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट लिखना है हमें यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। बच्चे अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, बैक टू बैक ही आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट याद रखना कि मैं क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं किसके, सब्सक्रिप्शन के, वो मैं बहुत ही बुक से थोड़े से डिफरेंट करके, यानी कि हार्ड करके मैं आपको समझाऊंगा। हार्ड किस वे में, क्योंकि बुक के अंदर तो कहते हैं सिंपल सी ये कैलकुलेशन बता दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हम ये तो बताएंगे, हम साथ में बैलेंस शीट भी बनाएंगे, दो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक ओपनिंग और क्लोजिंग। सर ऐसा क्यों बच्चे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप समझ रहे हो, अगर आपने 100% सब्सक्रिप्शन यहीं पे समझ लिया कि उसको बैलेंस शीट में कैसे भेजते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे भेजते हैं, तो जब आप फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाओगे ना तो वहां पे ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप भूल जाओ। क्यों, क्योंकि वो आपने 100% पीछे प्रैक्टिस करी हुई है, तो कब कौन सी चीज कहां पे जानी है वो सब आपको पता होगी। जो नए पॉइंट्स होंगे सिर्फ आपको वो सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चंस के ऊपर आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना, सो दैट कि फुल फ्लैज क्वेश्चन में आपकी माथापच्ची नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस के साथ में।